दोस्तों आज हम लोग यहाँ देखने वाले हैं हमारे सीएपीएफ का, सीडीएस का और यूपीएससी के काफी सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आने वाले एक ऐसे टॉपिक का डिस्कशन जो शायद अभी तक आप लोग छोड़कर जा रहे होंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि अभी तक आप इस टॉपिक को छोड़कर ही जा रहे होंगे। टॉपिक क्या है, पहले तो मैं इसकी इंपॉर्टेंस दिखाता हूं। आपको लगेगा कि यार हम इस टॉपिक को क्यों करें। ठीक है, टॉपिक का नाम समझ लो। सबसे पहले टॉपिक का नाम जान ही लो, लैंडमार्क जजमेंट एंड देयर इंपैक्ट। हालांकि ये एक चैप्टर है जो आपकी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। देखो, दिया है लक्ष्मीकांत में, एक वो बात है, पर उसे पढ़ना कैसे है वो मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा। बहुत शानदार तरीके से पूरा एकदम हाईलाइट करके लेकर आया हूं, फोटो वोटो लगाकर लाया हूं। और क्या जरूरी चीजें हैं भाई, ये कम से कम 50 केसेस है, 50 केसेस हैं जो शायद आप अगर खुद से पढ़ने जाओगे मुझे नहीं लगता कि उतना आउटपुट निकाल भी पाओगे। हालांकि ये चीज आप देख लोगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेंदी चला जाए, 1 घंटे का भी जा सकता है, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि 40-50 केसेस है और सारे इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएपीएफ 2024 में पूछा, 15 में पूछा, 17 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा। सीएपीएफ में तो आप देख रहे होंगे पिछले 5, 6, 10 सालों में क्वेश्चन 1 साल या 2 साल छोड़कर पूछ ही ले रहा है। ठीक है, सीजीएस 2025 में पूछा, सीआईएसएफ 2026 में पूछा। यहां जब 2026 में मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन बड़ा शानदार इन्होंने पॉलिटी में पूछा है और ये मुझे आपको तैयार कराना है। और मैंने आपसे पूछा भी था, आप सभी ने अपने कमेंट सेक्शन में कहा भी, और ये मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों, मैं हूं रे, आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर, अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। और आज इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ। ध्यान देना, एक एक चीज नोट करते हुए चलना। पीडीएफ देखो, पीडीएफ में हर एक चैप्टर की नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। पिछली बार हमने ये प्रिडिक्ट द पेपर का 3rd लेक्चर है, पिछले 2 लेक्चर आपकी एनसीईआरटी में गिवन थे। अब ये वाला जो चैप्टर आप देख रहे हो ये आपकी लक्ष्मीकांत बुक में दिया हुआ है, बट बहुत सारे बच्चे पुरानी लक्ष्मीकांत यूज कर रहे हैं। ये नई लक्ष्मीकांत की बुक है, उसके अंदर ये चैप्टर है लैंडमार्क जजमेंट एंड देयर इंपैक्ट। ठीक है, तो इसका पीडीएफ मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बुक में ये नहीं होगा। ठीक, चलो कहां प्रोवाइड कराऊंगा, अचीव सीएपीएफ का टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना। सबसे पहला केस और बहुत शानदार केस, ये एक एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी मैं अलग से बता दूंगा, जहां कम होगी वहां मैं धीरे आवाज में बात करूंगा। ठीक है, पहला केस है आपका रोमेश थापर केस। रोमेश थापर केस किस चीज पर बेस्ड है, नाम याद रखो। जब भी कोई केस आएगा उसका नाम याद रखो, उसका ईयर याद रखो, उसका पॉपुलर नेम याद रखो, किस नाम से जाना जाता है, उसका इंपैक्ट याद रखो, उसका आर्टिकल याद रखो। 4-5 चीजें हैं याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आए हैं वो सब दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, वहां से मैं दिखाऊंगा। रोमेश थापर केस, अब रोमेश थापर केस किस चीज पर बेस्ड है सर, आपका बेस्ड है फ्रीडम ऑफ द प्रेस। प्रेस की फ्रीडम पर बेस्ड है रोमेश थापर केस। हुआ क्या था, एक मैगजीन है क्रॉस रोड, एक क्रॉस रोड पब्लिकेशन की एक मैगजीन है, उसको बैन कर दिया था किसी कारणों की वजह से। उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया होगा जिसकी वजह से गवर्नमेंट को हर्ट हुआ होगा और उस वजह से उस मैगजीन को बैन कर दिया गया। हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट ने एग्री किया कि भाई बात तो सही है, बैन कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों सुनता है, उन्होंने कहा कि भैया आर्टिकल 91A हर पर्सन को अपना जो आइडिया है उसे प्रोपगेट करने की आजादी देता है। तो यहां पर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच है, वो दबाया जा रहा है। इस वजह से आप जो इनकी पब्लिकेशन जिसको अलाउ नहीं कर रहे हो, आपको उन्हें अलाउ करना पड़ेगा। तो यार याद करने वाली चीज क्या है, रोमेश थापर केस है, 1950 का है, फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है और इसका जो पॉपुलर नेम है वो क्रॉस रोड केस है। फ्रीडम ऑफ प्रेस की जब बात आएगी तो आपको पता है कि आर्टिकल 19 इस पर बेस्ड है। ये चीज क्लियर है। ठीक है, हाईलाइट मैंने जो चीजें करके दे रखी है वो आप पढ़ लो। मैंने जो चीज समझाई है वही चीज यहां पर देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस ले एट द फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बेसिक सी बातें कह रखी हैं, जो मुद्दा था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो देखो, ये सारी चीजें मैं पढ़ के आपको बता सकता हूं, समझा सकता हूं, पर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ये सब करने गया ना तो 3 घंटे का वीडियो तो तय है। पर मेन चीज मेरी ये है कि मैं आपको एक क्रक्स बता दूं, कल एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को देख कर जाओ तो आपको पता हो कि यार सर ने शॉर्ट में ये चीज समझाई थी और ये एग्जाम में मुझे दिख गई। रोमेश थापर केस हो गया, आ जाओ।
अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना, इस केस के अंतर्गत ही फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपके आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर एक पब्लिक ऑर्डर डाला जाता है। पब्लिक ऑर्डर कि पब्लिक को किसी चीज से दिक्कत अगर हो रही है तो वहां पर आपके आर्टिकल को रोका जा सकता है। ठीक है, आपका आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो अमेंडमेंट 1 हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें पब्लिक ऑर्डर को ऐड किया गया, याद रहेगा। दूसरे केस पर चलें। सेकेंड, एक और फेमस केस, ये काफी फेमस केस है, ये पिछले वाले केस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? ए.के. गोपालन केस। ए.के. गोपालन केस। अब ये गोपालन सर वो इंसान है, वो लीडर है, वो कम्युनिस्ट लीडर है जिनको प्रिवेंशन डिटेंशन के अंदर कैद कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। अब इनका कहना था कि भैया ये कैसे कर सकते हो आप, मतलब मुझे बिना किसी जुर्म के, मैंने जो कुछ किया ही नहीं, आप मुझे बंद कर सकते हो, जेल कर सकते हो। यहां तो मेरी आर्टिकल, मेरे फंडामेंटल राइट हनन हो रहे हैं, आर्टिकल 21। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इनका जो केस है उसका नाम याद रखो, ए.के. गोपालन केस। उसके बाद प्रिवेंशन डिटेंशन केस भी कहा जाता है इसको। और यहां पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ टॉपिक पर डिस्कशन होगा। क्या होगा मैं बता देता हूं। ये वो पर्सन है, ठीक है, इनका नाम है ए.के. गोपालन केस। अक्सर केसेस इतने सारे हो जाएंगे, नहीं याद रहेगा दिमाग में। जब मैंने अगर आपको ये फोटो दिखा दी तो इसको थोड़ा सा ना छाप लो, मतलब दिमाग में सेट कर लो। अच्छा, सर ने ए.के. गोपालन केस स्टार्टिंग में दिखाया था, एक पर्सन थे, कम्युनिस्ट लीडर थे। ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अब हुआ क्या था, इन्होंने यहां पर आकर, मतलब जब केस लड़ा, शुरुआत करी, तो इन्होंने कहा कि सर मुझे गलत तरीके से यहां पर डिटेन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का यहां पर जजमेंट आता है कि सर आपको जो डिटेन किया गया है वो बिल्कुल सही लॉफुल तरीके से किया गया है। पार्लियामेंट में जैसे उन्होंने जो लॉ बनाया है, जिस तरीके से बनाया है, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 में लाया गया था, उस लॉ के हिसाब से ही आपको डिटेन किया गया है। ठीक है, तो यहां पर यह चीज इन्होंने आर्टिकल 22 का सपोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जजमेंट सुनाया। ठीक है, चलिए उसके बाद further it held that expression personal liberty under article 21 means liberty of the physical body, freedom from physical restraint, detention. Moreover, it ruled that article 21 is protection only against the executive action and not against the legislature. देखो यार, मुद्दा समझ में आ गया, प्रिवेंशन डिटेंशन पर रिलेटेड है, पर्सन का नाम याद रखो और ईयर याद रखो। अब थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें मैं पढ़ाते हुए चलूंगा यहाँ पर, ताकि ये कल क्वेश्चन में कहीं ना कहीं काम आ जाए आपके। अब यहाँ पर देखो बात क्या है ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिफाई कर दिया कि भैया जो आपको जिस तरीके से पकड़ा गया है वो बिल्कुल सही तरीके से डिटेन किया गया है, क्योंकि लॉ में यही लिखा है। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि यार लॉ में अगर कुछ भी लिख दोगे तो क्या वो सही होगा? क्योंकि आप देखोगे 1973 तक, ठीक है, और आप अभी गोलकनाथ का केस आएगा, एक दो केस और आएंगे, आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट सारे ऑर्डर्स अपने लॉ पर बेस्ड दे रही थी कि अगर लॉ में ये चीज लिखी है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, फर्क नहीं पड़ता, वो होगा। ठीक है, यहां पर ये चीज बात हुई है। तो ऐसे टाइप के लॉज को, ऐसी चीजों को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दोस्त प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जो प्रोसीजर लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है उसको माना जाएगा, ये चीज है। तो अब आपका जो डिटेंशन है वो सही तरीके से हो, गलत तरीके से हो, मैटर नहीं करता, अगर वो लॉ में लिखा गया है तो वो माना जाएगा। फिर एक कॉन्सेप्ट और होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहां पर जब लॉ बनाया जा रहा है, इस चीज को लॉ बनाते समय ध्यान रखा जाएगा कि जो लॉ बनेगा वो फेयर मीन्स के साथ बनेगा, लॉ रीजनेबल होगा, नेचुरल जस्टिस को ऑब्लाई करेगा। ये सारी चीजें यहां पर देखी जाती हैं, यानी कि लॉ गलत नहीं हो सकता। अगर लॉ में कुछ गड़बड़ हुई तो चाहे लॉ पार्लियामेंट ने बनाया हो चाहे किसी ने बनाया हो, सुप्रीम कोर्ट उसको भी साइड कर देगा, नल एंड वॉइड कर देगा। ये चीज आपको आगे देखने को मिलेगी, यहां नहीं देखने को मिलेगी, जब जुडिशरी थोड़ी सी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनते चलना। तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई। तो यहां पर इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लॉ तो यही कह रहा है। तो ये यहां पर केस है, और यहां पर इन्होंने फर्क बता दिया कि यार ये तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये लोग फोकस ही नहीं कर रहे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर। तो माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नैरो जजमेंट दिया था, और इस जजमेंट को आगे एक वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया जाता है। कौन से केस में? मेनका गांधी के केस में। अभी बस इसको याद रखो, आगे जब मेनका गांधी का केस आएगा तब मैं बताऊंगा इसको। ये चीज हो गई, इसको अभी मैं साइड करता हूं। ठीक है, दो केस हो गए, तीसरे केस पर आ जाओ। तीसरा केस है सर चंपकम दोराईराजन का केस, काफी इंपॉर्टेंट है। ये वो महिला है जिनका नाम है चंपकम दोराईराजन। ठीक है,
इन्होंने केस क्या कर दिया, अब ये काफी पढ़ी लिखी महिला, इन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन के लिए दाखिला दिया, ठीक है, इन्होंने एग्जाम वगैरह लिखे, बहुत अच्छे मार्क्स आए, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ क्वालिफाई किया, पर इनको सिलेक्शन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उस कॉलेज में जो सीट्स थी वो लिमिटेड थी और उसके बाद कुछ स्पेशल कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दी गई थी। अब इनका कहना था कि सर मैंने मेरिट में होने के बाद भी, मेरे इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मुझे सिलेक्शन नहीं मिल रहा है तो इतनी पढ़ाई का क्या फायदा, इतना सब कुछ होने का क्या फायदा। तो इन्होंने उस कॉलेज में दिए जाने वाले जो सपोर्ट है, जो शेड्यूल्ड कैटेगरीज हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, उनको जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में जाकर। तो यहां पर यही मेन है, इसका जो मैटर है, रिलेटेड टॉपिक है वो यही है। ये टॉपिक क्या है इसका? कम्युनल रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो यहां पर जो रिजर्वेशन मिल रहा था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उसको चैलेंज किया चंपकम दोराईराजन ने। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। इट स्ट्रक डाउन द ऑर्डर इशूड बाय द मद्रास गवर्नमेंट। मद्रास गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया था कि आप रिजर्वेशन दे सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। उसको कहा कि भैया ये राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 के खिलाफ है, आप ये काम नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड फॉर द proportional reservation of seats in the government medical and engineering college for different communities with the object of promoting the educational interest of the backward class under article 46। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से मद्रास गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को स्टक डाउन कर दिया कि आप ये नहीं कर सकते। आप जो कह रहे हो ना कि आर्टिकल 46 के अंदर, डीपीएसपी के अंदर कहा गया है कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए शेड्यूल कास्ट के लिए और रिजर्व किया जाए, ठीक है, ऐसी कास्ट के लिए, तो ये आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये चीज हुई। उसके बाद इट डिक्लेयर दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट इन एनी वे ओवररिड बाय द एवरेज ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब देखो आर्टिकल 46 डीपीएसपी में कहता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, वहीं आर्टिकल 14 कहता है कि हमें बराबरी करनी चाहिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी मतलब उसके भी हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि यार डीपीएसपी से ज्यादा जरूरी है फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट आपके जस्टिसिएबल हैं, डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है, ये आपको पता है। तो यहां पर फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। तो चंपकम दोराईराजन के सपोर्ट में फैसला गया, सरकार को अपने चीजों को पीछे करना पड़ा, उन्हें ये रिजर्वेशन हटाना पड़ा। बट अब आप एक बात समझो कि ये रिजर्वेशन था तो सही, बेशक वो जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो था तो सही। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक वैसे ही बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कान में कहा कि तुम जाकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो और वहां पर एक आर्टिकल अलग से एक्सेप्शन मेंशन करो कि कोई भी अगर ऐसी कैटेगरी है जिसको बहुत जरूरत है, ठीक है, उनके लिए आप रिजर्वेशन अलाउ कर सकते हो। तो इसी वजह से आप नोटिस करोगे फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 15 के अंदर एक क्लॉज 4 ऐड किया जाता है। आप जब आर्टिकल 15 पढ़ोगे तो वहां पर देखोगे क्लॉज 4 ऐड किया जाता है ऐसी कम्युनिटीज के लिए जहां पर जिनको ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन बनाया जाता है आपके आर्टिकल 15 के अंदर। This clause permit the state to make any special provision for advancement of any socially and educationally backward class of citizen for the SC/ST। ये समझ में आया चंपकम दोराईराजन केस क्या था? थोड़ा कहानी बता रहा हूं करने के लिए सर 10 मिनट में बस ऐसे मैच कराता हुआ मैं आगे निकल सकता हूं, ठीक है, ये चॉइस आपकी है, अगर कोई करा रहा है तो वहां पर जाओ। मेरी कोशिश है कि यार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, थोड़ा चीजों को समझाने की कोशिश करूं, लिंक क्रिएट करूं, उसके पीछे की कहानी बताऊं जितना मैं बता सकता हूं, ठीक है। मैं भी पॉलिटी का बहुत बड़ा होनहार छात्र नहीं हूं, पर जितना आपके एग्जाम के लिए है उतना मैं आपको तैयार करा दूंगा, ठीक है। ऐसा मतलब देखो पॉलिटी इतनी ही पढ़ो जितनी जरूरत है, ऐसा नहीं कि तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है। अब ये केसेस बहुत बहुत मजेदार हैं, अगर अंदर से इनमें जाओगे ना तो बहुत एक एक केस बहुत जब खुलेगा ना तो मजा आएगा, पर सिर्फ समझो उसका रेलेवेंस, समझो उसके पीछे की कहानी समझो और आगे बढ़ो, सिलेक्शन लो, ठीक है। शंकरी प्रसाद केस, अब शंकरी प्रसाद केस बेस्ड है आपके पार्लियामेंट की पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रही है। अब पार्लियामेंट बहुत जगह कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहती है, ठीक है, वो अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहती है, उसको कोई कानून बनाना है, कोई काम करना है, तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है। इस पर बेस्ड है आपका शंकरी प्रसाद केस। चलिए अब इसमें क्या हो रहा है, शंकरी प्रसाद केस में क्या है, ठीक है। अब इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, ये केस है। अब देखो इसमें बहुत ज्यादा अंदर मत जाना, ये लैंड से रिलेटेड कुछ केसेस हैं यहाँ पर, जितने भी पार्लियामेंट में
जो बेसिक स्ट्रक्चर से केस निकल के आएंगे, गोलकनाथ आएगा आपका, केशवानंद आएगा, ये सारे लैंड रिलेटेड केसेस हैं। इसमें बस आपको अब ये याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, ठीक है। अब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाह रही है ताकि वो अपनी कुछ पावर्स हैं वो बढ़ा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट हेल्ड दैट पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 ऑल्सो इंक्लूड द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट। तो अगर पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड करना चाहती है तो 368 आर्टिकल के अंदर ये पूरी पावर दी जाती है पार्लियामेंट को कि वो अमेंड कर सकती है, पूरा कर सकती है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि अभी यहां पर जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, जो ऑनरेबल जस्टिस हैं, वो अपने जजमेंट को बहुत नैरो तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। मतलब वो सिर्फ इतना देख रहे हैं कि यार ये एक लॉ है और इस लॉ को हमें फॉलो करना है, ठीक है। वो नेचुरल जस्टिस का यहां सपोर्ट नहीं ले रहे। तो इन्होंने पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को पूरी पावर दे दी कि आप जाकर कॉन्स्टिट्यूशन को जो चाहे जैसे चाहे अमेंड कर लो। कौन से केस में? शंकरी प्रसाद केस में, ध्यान रखना, ये केस याद रखना। उसके बाद यहां पर फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनेक्टेड टू अब्रिज और टेक अवे द फंडामेंटल राइट इज नॉट वॉइड अंडर आर्टिकल 32। तो आप अगर फंडामेंटल राइट इधर से उधर भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। Therefore, the court upheld the validity of the First Amendment Act 1951, which curtailed the right to property by inserting। तो ठीक है, ये पीछे की कहानी है, इसमें जाओगे तो बहुत ज्यादा अंदर चले जाओगे। इतना याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट ने पावर दे दी पार्लियामेंट को कि आप फंडामेंटल राइट को जैसे चाहे वैसे अमेंड कर लो, ठीक है। चलो, इट लेट डाउन द पार्लियामेंट कैन अमेंड। अब देखो इसका इंपैक्ट क्या हुआ जजमेंट का, ये भी पढ़ लिया करो, जो मैंने हाईलाइट किया वो पढ़ो बस। It laid down that the parliament can amend any provision of the constitution and rejected the view that the fundamental rights are inviolable। तो फंडामेंटल राइट को भी हम यहां पर अमेंड कर सकते हैं। सीधा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ये निकल के आता है इस शंकरी प्रसाद केस से कंक्लूजन, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्ड द अबव जजमेंट इन द सज्जन सिंह केस। अब देखो यहां पर एक सज्जन सिंह केस भी आएगा, हालांकि यहां दिया नहीं है, पर याद रखना सज्जन सिंह केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि पार्लियामेंट पूरी तरीके से अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को, कॉन्स्टिट्यूशन को। बट गोलकनाथ केस वो लैंडमार्क जजमेंट था जहां सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया अपने इस बात को। वहां पर इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती। अब मैं कनेक्टिविटी बिठाने के लिए मैं सीधे गोलकनाथ पर ही जाता हूं। अब क्योंकि हमारी वीडियो में कनेक्टिविटी बनी रहे ना, तो मैं गोलकनाथ केस पर ही जाता हूं, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में जो केस हैं वो थोड़े से टॉपिक से हटके हैं, बट अभी हमारा पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के ऊपर बात चल रही है तो वही करते हैं। तो शंकरी प्रसाद केस देख लिया, सज्जन केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप अमेंड कर सकते हो। बट जब गोलकनाथ का केस आया तो यहां जजमेंट कुछ अलग था। यहां ये मान लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो थोड़ा सा समझदार हो गया। इन्होंने क्या कहा, इट ओवर रूल्स इट्स अर्लियर वर्डिक्ट डिलीवर्ड इन शंकरी प्रसाद, जो मैंने भी बताया, और सज्जन सिंह के केस को इसने ओवर रूल कर दिया। कैसे कर दिया? इट हेल्ड दैट द अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368, जो पावर 368 के अंदर दी गई है सुप्रीम पार्लियामेंट को, कैन नॉट यूज टू अब्रिज और टेक अवे द फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर द पार्ट 3। अभी तक जो शंकरी और सज्जन प्रसाद केस में कहा गया था कि आप फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हो, गोलकनाथ केस में साफ मना कर दिया कि फंडामेंटल राइट को छू मत लेना, बदतमीजी मत कर देना तुम, ठीक है। मेरी शब्द से अगर भाई बुरा मत मानना, बस थोड़ा मजाक में कुछ ऐसे वैसे मैं टोन इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो यहां पर 368 के अंदर जो अमेंडमेंट हो रहा था, अभी सीधे कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट आप छू मत लेना, फंडामेंटल राइट को अमेंड मत कर देना किसी भी तरीके से, ठीक है। तो यहां पर अब वो मना कर दिया, कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। उसके बाद फर्दर इट सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2। अब देखो आर्टिकल 13 में क्या है कि ये लिखा गया है कि जो लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा, ठीक है, उसको नल और वॉइड कर दिया, डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो अगेंस्ट होगा, जो गलत होगा। तो यहां पर ये चीज को भी इन्होंने ओके किया कि यार जितने भी अमेंडमेंट होंगे वो लॉ कैटेगरी में माने जाएंगे, और यहां पर अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहे होंगे तो नल और वॉइड क्लियर कर दिया जाएगा। ये बात क्लियर है। उसके बाद एक चीज और याद रखना, यहां पर इस केस को यहां पर सुप्रीम कोर्ट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इस्तेमाल करती है। ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं, आज नहीं पूछेगा, 2-4 साल में जब थोड़ा ट्रेंड और बढ़िया हो जाएगा ना, तब ये वाला सवाल आएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। यहां पर क्या है कि अभी तक जितने केसेस हुए थे, जितने अमेंडमेंट हुए थे, सुप्रीम कोर्ट उनमें घुस के बात नहीं करेगा। अब से जो चीजें होंगी, अब से आगे जितने भी अमेंडमेंट होंगे उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो ये गोलकनाथ में
जो कंक्लूजन निकल के आया उस पर ध्यान देगा, उस चीज को ध्यान देगा कि फंडामेंटल राइट को नहीं बदल सकते। ठीक है, तो ये रूलिंग्स ना आगे आने वाले अमेंडमेंट्स में देखने को मिलेगी। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं। आपका होगा कि सर इतने केसेस तो बता दिए, एक आधा क्वेश्चन भी दिखा दो जो पूछा हो। देखो यहां देखो, द फंडामेंटल राइट enshrined in part 3 of the Constitution of India are inherent and cannot be extinguished by any constitutional and statutory provision. This was made clear in the case. याद करो मैंने क्या बताया, फंडामेंटल राइट अवॉइड किया जा सकता है, ये कहा था शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में कि वो किया जा सकता है। मतलब पार्लियामेंट को ज्यादा पावर दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, किसमें? सज्जन सिंह केस और शंकरी प्रसाद में। बट गोलकनाथ केस में सब बदल दिया। गोलकनाथ केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट को आप नहीं हटा सकते, ना ही उसे अमेंड कर सकते। तो यहां पर क्या यही तो कह रहा है कि आर इनहेरेंट, फंडामेंटल राइट आर इनहेरेंट एंड कैन नॉट बी इंटिंग्विज्ड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो कौन से केस की बात कर रहा है? कौन से केस की बात कर रहा है? गोलकनाथ केस की। समझ में आया? बाकी ऑप्शन जो दिए हुए हैं, गोपालन केस मैंने आपको बताया ये प्रिवेंशन डिटेंशन से रिलेटेड है, सी वाला हटा दो। शंकरी प्रसाद इसका उल्टा बात करता है। सारे केसेस ऑप्शन में जितने केस दिए ना वो सारे पढ़ते हुए चलना। ये बात क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। उसके बाद 53 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया CDS 2015 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर आल्सो लॉ अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कुड डिक्लेयर वॉइड फॉर बीइंग इनकॉन्स्टिट्यूट विद द फंडामेंटल राइट। मैंने अभी बताया आर्टिकल 13 के अंदर इसको भी लॉ माना जाएगा जो अमेंडमेंट्स होंगे। तो ये कौन से केस में बात हो रही है? गोलकनाथ केस में। ठीक है, गोलकनाथ केस समझ में आया। अब यहां से और समस्या आगे बढ़ेंगी। यहां पर जजमेंट का इंपैक्ट क्या होता है? पार्लियामेंट की पावर कम कर दी। अब देखो यहां ना सारी की सारी लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में। इधर जब तक पार्लियामेंट ऊपर चल रहा था इसको कोई दिक्कत नहीं थी पार्लियामेंट को कि भैया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें तो ऊपर रहना है। अब यहां क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर अपने आप को कर दिया। वो ऊपर आ गए कि भैया आप फंडामेंटल राइट को नहीं अमेंड कर सकते, अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। पार्लियामेंट एक लॉ ले आती है, एक अमेंडमेंट ले आती है। अमेंडमेंट क्या आता है? 24th अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट में क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट को सीधी चुनौती कि रोक सकते हो तो रोक लो, हम तो अमेंड करेंगे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। मतलब करेंगे नहीं पर कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये हमने बना दिया अमेंडमेंट। ठीक है, प्रोसीजर लेट डाउन 368 आर्टिकल के अंदर। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विल नॉट बी, और यहां पर कह दिया कि इसको लॉ भी नहीं माना जाएगा ताकि आप इसे नल एंड अवॉइड ना कर सको। क्लियर? ठीक है, इसको लॉ भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, दस दिस अमेंडमेंट वॉज एम्ड एट ओवरराइडिंग द अबव जजमेंट। तो जो पुराना जजमेंट था उसको ओवरराइड करने की कोशिश की गई। कौन से अमेंडमेंट से? ये अमेंडमेंट याद रखना, अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 24th अमेंडमेंट एक्ट याद रहेगा। चलो, अब जब केशवानंद भारती केस आता है, लैंडमार्क जजमेंट केशवानंद भारती केस, यहां सुप्रीम कोर्ट ना अपना जो दिमाग चलाता है यार, मतलब सारी की सारी जो पार्लियामेंट है ना वो सारी एक साइड हो जाती है, सारी गवर्नमेंट एक तरफ हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट अपने दिमाग चलाने पर आता है। वो दिमाग क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मैं कैसे कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि ये दिमाग चलाया, ध्यान से समझो, अब मैं समझाऊंगा। देखो यहां पर होता क्या है, अब ये सारे लैंड बेस्ड केस ही चल रहे हैं और इनके अंदर फंस रहा है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की पावर का जो टसल है ना, वो सारा निकल के आ रहा है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में सुनाता है इस केस में, इट हेल्ड दैट पार्लियामेंट बाय एक्सरसाइजिंग इट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी और ऑल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट बड़ी समझदार है। देखो समझदार आदमी ना कभी लड़ेगा नहीं, वो दिमाग चलाएगा। पार्लियामेंट को पहले तो मना किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। इन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ क्या डिक्लेयर कर दिया कि सर हम तो करेंगे, आप उखाड़ लो क्या उखाड़ोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, आप, मैं ये भी कह देता हूं कि आप अमेंड कर लो, फंडामेंटल राइट अमेंड कर लो, पर एक बात ध्यान रखना, एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का हिलना नहीं चाहिए। जो पिलर है ना कॉन्स्टिट्यूशन, जिस पिलर पर, जिस प्रिंसिपल पर बना हुआ है, ठीक है, जिस जस्टिस, इक्वालिटी, इन प्रिंसिपल्स पर जो बना हुआ है, वो अगर हिल गया तो फिर यार बात खराब हो जाएगी। तो अब यहां ना, यहां स्मार्ट मूव कर दिया, बेसिक स्ट्रक्चर जो टर्म इस्तेमाल किया ना। अब यार बेसिक स्ट्रक्चर में तो कुछ डेफिनेशन है ही नहीं, क्योंकि ये तो 1973 में आया, 1973 में तो ये डॉक्ट्रिन आया कि बेसिक स्ट्रक्चर। तो उस समय के लिए तो पार्लियामेंट ने बोल दिया कि सर ठीक है, बिल्कुल डन, हमें तो पावर मिल गई ना।
पर सुप्रीम कोर्ट ने ना दिमाग चला दिया, उन्होंने कह दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर अगर हिल गया, अब बेसिक स्ट्रक्चर किस किस मतलब किस किस चीज को मिलाकर बेसिक स्ट्रक्चर बना है किसी को नहीं पता, तो ये तो मतलब ये ऑर्गेनिक है एक तरीके से, ये चल ही रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ ऐड होता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को जो भी चीज ऐसी लगती है ना कि जो खिलाफ है, ठीक है, जो ज्यादा पावर दे रही है पार्लियामेंट को, वो ये लोग बेसिक स्ट्रक्चर में डाल देते हैं। यहां सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया खेल गई, ठीक है। सो इट अब इन्होंने मतलब सारी बात मान ली पार्लियामेंट की, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोले, पर यहां एक डॉक्ट्रिन ऐड हो गया बेसिक स्ट्रक्चर, जो आपको याद रखना है, ये बात ध्यान में रखना। सो इंपैक्ट क्या है जजमेंट का, इमरजेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यहां बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, इसी पर बेस्ड सर कई तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। याद रखना जब भी बेसिक स्ट्रक्चर आए मैच करो, बेसिक स्ट्रक्चर इज इक्वल टू केशवानंद भारती केस, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से रिलेटेड क्या क्या है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू का मतलब ही है कि मतलब अब जुडिशरी कुछ भी तरीके से रिव्यू कर सकती है इनके एक्ट्स को, अमेंडमेंट्स को, बिल्कुल सही है। जजमेंट इन दी केशवानंद भारती केस में जजमेंट था, उसके बाद कॉन्स्ट्रेंट ऑन आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। जजमेंट गोलकनाथ के अंदर था, नहीं ये नहीं सही है, 1 2 3 सही होगा, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस इज कंसीडर्ड लैंडमार्क, ठीक है। अब लैंडमार्क होने के पीछे का रीजन क्या था, नहीं रिलीजन कैन नॉट, नहीं अबॉलिश, नहीं बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर, सी हो गया। यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई यार, आप कोई वीडियो उठा लो यूट्यूब पर, शायद मतलब इस तरीके से आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नहीं मिलेगी कोई वीडियो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, जितनी भी देर की वीडियो जाए, बस यार उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर यहाँ तक आप मेरे साथ जुड़े हो तो बस कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर मज़ा आ रहा है, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आपके एग्जाम में सर 2-4 नंबर का फ़र्क क्रिएट कर देगी। और एक चीज़ और कि लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, तभी ऐसी वीडियो हमारी आगे बढ़ती है, ठीक है। चलो देखो, केशवानंद भारती केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया, यहाँ तक चीज़ें सही है, अमेंडमेंट पावर आपने समझ ली। अब तुम्हें क्या लगता है कि पार्लियामेंट इतनी बेवकूफ़ है, गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ है कि उसको ये बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब नहीं समझ में आएगा? आएगा, देखो अब धीरे धीरे ना गवर्नमेंट को भी बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आएगा। अच्छा यहाँ पर देखना, फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है पार्लियामेंट और अपने आप को अनलिमिटेड और अनकंट्रोल्ड पावर दे देती थी अमेंड करने को कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पार्लियामेंट लास्ट में इस अमेंडमेंट के थ्रू, अब ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, याद रखना 42nd अमेंडमेंट एक्ट, बहुत बड़े बड़े चेंजेस इसमें हुए हैं। इसको लाकर पार्लियामेंट ये डिक्लेयर कर देती है कि हम हैं पावर, हम हैं सब कुछ, हम हैं करता धरता यहाँ के, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलती, उसने कह दिया बेसिक स्ट्रक्चर अगर हिला तो भाई साहब तुम्हें हिला देंगे, ठीक है। अब इंदिरा नेहरू गांधी केस आता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने दो गोलकनाथ और केशवानंद केस देखे थे, बट यहां आप देखोगे थोड़ी सी पावर और पार्लियामेंट अपनी बढ़ाती है। सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्ड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंगली इट स्ट्रक डाउन क्लॉज 4। अब यहां पर देखो वो बेसिक स्ट्रक्चर का खेल होना शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे ना स्ट्रक डाउन करना शुरू करेगा, डिक्लेयर करना शुरू करेगा ऐसे लॉज को जो बेसिक स्ट्रक्चर को हिला रहे हैं। तो यूं मान लो कि अब यहां बेसिक स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेके सुप्रीम कोर्ट अपना खेल करना शुरू करेगी। अब देखो यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेने का मतलब इसको गलत मत समझना, मतलब एक बहुत बढ़िया सही टूल यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया, बेसिक स्ट्रक्चर। अब इस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ना सुप्रीम कोर्ट ने हटाना शुरू करा इस बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करी गई कि भैया ये सब आपको अबॉलिश करनी पड़ेगी, इन सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ चीज़ें हटवाई, पार्लियामेंट को बुरा लगा, ठीक है। पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 2 क्लॉज इंसर्ट किए, इंसर्ट क्लॉज 4 और क्लॉज 5, ठीक है। और आर्टिकल 368 जो कि पावर देता है अमेंड करने की, उसमें पावर पार्लियामेंट की और बढ़ा दी इन्होंने, और बढ़ा दी, मतलब पूरी टसल चल रही है बहुत तगड़ी वाली, ठीक है। और यहां पर नो लिमिटेशन वट एवर द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 36, कह दिया कि भैया कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बेसिक स्ट्रक्चर, सब कुछ साइड में कर दो, हम पावर में हैं और हम ही सब कुछ अवॉइड अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने क्लियर कर दिया। 2 clause were inserted in order to dilute the above doctrine of basic structure that has been held to be limitation on the amending power। तो भैया यहां पर जो बेसिक स्ट्रक्चर जो आपके सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया
ठीक है, उसको धीरे धीरे इन्होंने समझना शुरू करा और उसको दबाने के लिए इन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आए 42nd अमेंडमेंट में। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि यहां पर क्या टसल चल रही है। इंदिरा नेहरू गांधी उतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट केस खुलेगा जहां फाइनली फिर से मिनर्वा मिल्स केस में बेसिक स्ट्रक्चर पर बात चलेगी। मिनर्वा मिल्स केस में अब यहां सुप्रीम कोर्ट ना ढंग से, मतलब आप समझ लो कि मारना शुरू करती है। पहला, इट इनवैलिडेट क्लॉज 4 क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 368। इसने सीधे कहा कि ऐसा है, बदतमीजी तो करो मत, मैंने तुम्हें पावर दे दी अमेंड करने की, आप बहुत अच्छे से अमेंड करो कॉन्स्टिट्यूशन को, पर बेसिक स्ट्रक्चर अगर हिला और आप ये चाह रहे हो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें पावर हम जो ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से छीनना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहां पर इनवैलिडेट कर दिया क्लॉज 4 क्लॉज 5 आर्टिकल 368 जो रोक रहे थे सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, इन सारी चीजों को अमेंड करने के लिए। तो 42nd अमेंडमेंट में ये एक चेंज हुआ। उसके बाद सिमिलरली द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ आर्टिकल 31C बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 वाज डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखो इतना ज्यादा अंदर मत जाओ ये क्लॉज ये आर्टिकल्स, क्योंकि ये फिर बहुत ज्यादा वो पॉलिटी सीएससी वालों के लिए जरूरी है, बट सीएपीएफ सीडीएस वाले इतना अंदर मत जाए। सिंपल इतना याद रखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट पर बेस्ड था हमारा मिनर्वा मिल्स केस, और यहां पर इसमें जो भी 42nd अमेंडमेंट में जितना भी ऐसे अमेंडमेंट हुए थे जो डिस्ट्रॉय कर रहे थे बेसिक स्ट्रक्चर को, सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे नल एंड वॉइड क्लियर कर दिया, उन्हें सबको ही हटा दिया। ये है हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर की चीजें। ठीक है, फाइनल इंपैक्ट क्या पड़ा इससे? दिस जजमेंट हैज नलिफाइड द अटेम्प्ट टू डाइल्यूट। जो ये डाइल्यूट करना चाह रहे थे, जो डॉक्ट्रिन था, प्रिंसिपल था बेसिक स्ट्रक्चर का, उसको नल एंड वॉइड क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई मत करो ये हरकत। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ द जजमेंट समझ में आ गया। फाइनली द सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड हेल्ड दैट एनीथिंग दैट डिस्ट्रॉय द बैलेंस बिटवीन, जो भी चीज बैलेंस खराब करेगी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं रोक सकता उसे सही करने से, उस बेसिक स्ट्रक्चर को सही करने से। ठीक है, ये है आपका पूरा पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच के अंदर की जो टसल है पावर को लेके, अमेंडमेंट्स को लेके। ये याद रखना, ये 4-5 केसेस, अब देखो केसेस ना बहुत मिक्स मैच कर रखे हैं। ये केस ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे ना आपके क्वेश्चन अगर इस अमेंडमेंट पर आएंगे तो मान के चलो कि 80% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। कहां से शुरुआत मैंने कहां से करी थी, एक एक करके बता देता हूं एक बार फिर से। शंकरी प्रसाद हमारा पहला केस था जहां से चीजें शुरू हुई। ठीक है, शंकरी प्रसाद के बाद हमारा जो दूसरा केस आया गोलकनाथ केस। अब यहाँ एक सज्जन सिंह केस भी है, दिया नहीं है पर याद रखना। ठीक है, आईसी गोलकनाथ केस है, ये तीसरा केस है एक तरीके से। चौथा है केशवानंद भारती केस, उसके बाद इंदिरा गांधी केस, और लास्ट में हमारा मेन का नहीं मिनर्वा मिल्स केस। ये 6 केस हैं जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर, आपके अमेंडमेंट पावर, पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर, इन सब चीजों पर बेस्ड है। याद रखना, यहाँ एक कॉन्सेप्ट जो एक चेन चल रही थी वो खत्म होती है। अब अलग अलग दूसरे जो केसेस है वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब एक बेरूबारी यूनियन केस है। इसमें क्या है यार, सिंपल सी बात है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब बंटवारा हुआ तो कुछ लैंड इंडिया की जो पाकिस्तान में चली गई और पाकिस्तान की इंडिया में आ गई। तो अब आपस में रजामंदी होती है, इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को उनकी जो लैंड है वो देना चाहते हैं। पर क्या ये इतना आसान है कि बस उठाया, एक सिग्नेचर मारा और लैंड वापस कर दी? नहीं। तो यही सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या इतनी आसानी से लैंड एक दूसरे को दी जा सकती है? फिर तो कोई भी सरकार कुछ भी कर सकती है। तो यहां पर भी ये क्लियर किया गया कि ऐसा चेंज, ऐसा जो टेरिटोरियल जो चेंज है, जो एक दूसरे को जो सेसेशन होगा वो अमेंडमेंट के साथ होगा। तो याद रखना आर्टिकल 3 के अंदर ये चीजें नहीं आती हैं। आर्टिकल 3 में बाउंड्री को कम करना, बाउंड्री को ज्यादा करना, और वो भी इंटरनल बाउंड्रीज, ठीक है, वो अलाउड है, बट अपनी टेरिटरी किसी दूसरी कंट्री को दे देना ये अलाउड नहीं है। ठीक है, इट रूल्ड दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट डज नॉट कवर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। इसके लिए स्पेशली Indian territory can be ceded to foreign state only by an amendment of the constitution under article 368। ये बेरूबारी केस है, याद रखना। अच्छा, इसमें एक चीज और यहां पर ध्यान रखना, बेरूबारी आपके प्रियम्बल को पार्ट नहीं मानता कॉन्स्टिट्यूशन का। यहां प्रियम्बल को पार्ट नहीं माना गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, और केशवानंद भारती केस में इसको ओवररूल किया गया, उस प्रियम्बल को पार्ट माना गया। तो कल कभी पूछ लेना कि कौन सा केस था वो जहां प्रियम्बल को पार्ट नहीं माना, याद रखना। यहां 9th अमेंडमेंट एक्ट भी होता है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, ये इसका छोटी मोटी जो चीजें थी। उसके बाद केएम नानावती केस बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी इसमें दे रखा है तो याद रखो। मैं बस ऐसे बता देता हूं, पढ़ो भी मत ज्यादा। रुस्तम मूवी देखिए, एक इंसान ने
अपने बीवी के लवर को, वाइफ के लवर को गोली मार दी, ठीक है, रुस्तम में आपने अगर देखा होगा। तो जब उस इंसान पर केस हुआ, तो जब आपने वो मूवी भी देखी होगी तो आपको भी लगा होगा कि यार जो अक्षय कुमार है, जो रुस्तम बने हुए हैं, उन्होंने सही किया, मतलब गलत क्या किया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लोग, एक जूरी सिस्टम बिठाया जाता है कोर्ट में, ठीक है। और उस समय, जिस समय ये केस चल रहा था, तो उन जूरी जो डिसाइड करते थे उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता था। तो अब वो जूरी तो भाई वो लॉजिकल तरीके से तो सोचेंगे नहीं, वो तो इमोशनल होकर सोचते हैं, जैसे हम आम जनता इमोशनल होकर सोचती है कि यार उसने गलत किया, वो उनकी वाइफ थी, उसके साथ लव अफेयर्स नहीं होने चाहिए थे, फलाना ढिकाना, 10 तरीके की बातें हुई। तो जूरी ने उन रुस्तम को आपने देखा होगा, मतलब दोषित नहीं डिक्लेयर किया, ठीक है, उन्हें बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो यही केस है आपका केएम नानावती, जो रुस्तम है उस फिल्म में वो नानावती है, ठीक है, ये नानावती है। तो यही केस था आपका, जहाँ पे आपकी जो जूरी सिस्टम था उन्होंने उनको छोड़ दिया था, बट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि ये गलत है और इनको इम्प्रिजनमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया जाए, ठीक है। सो इट अफर्म्ड द जजमेंट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। इट हेल्ड दैट द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड नानावती अंडर सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड द सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट पास्ड ऑन हिम आर करेक्ट। तो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन पर लागू किया गया, ये बात याद रखना। और इसी जूरी सिस्टम के ट्रायल्स को फिर आगे हटा दिया गया, इसी वजह से शायद कि जूरी सिस्टम मतलब उतना कारगर साबित नहीं हुआ, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, बेसिक आम सी भाषा में समझाने की कोशिश की है, इतने से आपका ना आंसर आ जाएगा, बस हमें इस पर ही काम करना है। So finally, the new code of criminal procedure 1973 completely removed the system of trial by jury। तो यहाँ पर जुरी सिस्टम हटा दिया गया। गोलकनाथ केस मैंने आपको बता दिया, चलूँ आगे बढ़ूँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। केशवानंद भारती केस मैंने आपको बता दिया, इससे भी आगे बढ़ते हैं। इंदिरा नेहरू केस मैंने आपको बता दिया। एडीएम जबलपुर केस एक बार देख लो। अब एडीएम जबलपुर केस थोड़ा सा, ये भी जो हमने ए गोपालन केस का जो प्रिवेंशन डिटेंशन केस था उससे ही थोड़ा सा लिंक्ड है। यहाँ पर क्या है कि इमरजेंसी के टाइम पर कई लोगों को जबरदस्ती बिना किसी कारण से बंद कर दिया गया, वही प्रिवेंशन डिटेंशन का नाम लेकर। तो यहाँ फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास केस पहुंचता है कि यार क्या ये सही है, मतलब जब उन्होंने कोई गलती करी नहीं और प्रिवेंशन डिटेंशन को गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को कैद कर लिया जा रहा है, जेल कर दिया जा रहा है, इम्प्रिजनमेंट कर दी जा रही है। तो यहाँ फिर से सुप्रीम कोर्ट, अब आप देखोगे यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नैरो जजमेंट दिया कि जो चीज़ लॉ में लिखी हुई है, अगर इमरजेंसी में ये मेंशन है कि भैया आपको पकड़ा जा सकता है, आपको जेल की जा सकती है बिना किसी कारण से, तो वो गलत नहीं है। तो यहाँ पर एडीएम जबलपुर केस में यही है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ड्यूरिंग द इमरजेंसी, उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एक एक करके आपको बता देता हूँ। इट हेल्ड दैट Article 21 is the sole repository of the right to life and personal liberty against the state. If the enforcement of the right is suspended by president order under Article 359, then DENU will have no locus standi। आप नहीं आ सकते सुप्रीम कोर्ट अगर आपका राइट प्रेसिडेंट ऑर्डर के अंडर सस्पेंड हो गया है, ठीक है। चलो ये चीज है यहाँ पर। सो कोर्ट ने इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना। सुप्रीम कोर्ट, अब इंपैक्ट क्या हुआ जजमेंट का? सुप्रीम कोर्ट टुक रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 एंड गिव सीरियसली फ्लॉड जजमेंट। एकदम वाहियात बेकार जजमेंट दिया, क्योंकि भाई कैसी भी सिचुएशन हो जाए आपका आर्टिकल 21 आपसे छीना नहीं जा सकता, बात जब नेशनल सिक्योरिटी की ना हो, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी आया था सीआईएसएफ में, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि इस केस का नाम हिबियस कॉर्पस केस भी था, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है हिबियस कॉर्पस केस, इसको हिबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है आपका एडीएम जबलपुर केस, ठीक है। अब आ जाओ मेनका गांधी केस पे। अब ये मेनका गांधी केस काफी इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट अपने कह लीजिए कि अपनी जो सोच है उसको थोड़ा सा ब्रॉड करेगा, वो थोड़ा सा जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। अभी तक हम पढ़ रहे थे, दो चीजें हैं, देखो दो चीजें हैं, ध्यान से समझना। एक है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये चीज आपने समझ ली ना तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहता है कि आप जो भी लॉ बनाएंगे, जो भी प्रोसीजर से बनाएंगे वो लागू होगा, अब वो चाहे सही हो या गलत हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको मानेगी। तो मैंने अगर कुछ लिख दिया ना कि ये लॉ है और फिर उस लॉ के अंतर्गत किसी को मान लीजिए जेल प्रिजन कराई गई, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं तय कर सकता। ये है आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। एक है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब यहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कहा जाता है कि भैया लॉ आपने बनाया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि ठीक है आपने लॉ बनाया और उस लॉ के अंडर आपको
जेल की गई मान लीजिए, पर यहां सुप्रीम कोर्ट अगर आपका लॉ फेयर नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ, तो उस पर भी, लॉ पर भी सवाल उठाया जा सकता है। तो याद रखना यहां आपके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो आपका लॉ है, प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ मस्ट बी जस्ट, जस्टिफाइड होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और नॉट आर्बिट्ररी, फैंसीफुल और ऑप्रेसिव। मतलब अब जो कानून भी बनाओगे ना, वो ऐसा नहीं बना सकते कि आप वो कानून ही गलत हो। ठीक है, पहले क्या था कि कानून गलत भी बन गया ना तो अभी सुप्रीम कोर्ट उसको मान के चलेगी। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने ना अपना जो व्यू है वो बहुत ब्रॉड किया। ठीक है, ये अमेरिकन इंटरप्रिटेशन है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो अब यहां पर केस में है क्या, मेनका गांधी केस में देखो, मेनका गांधी केस में इट ओवर रूल्ड द अर्लीस्ट जजमेंट डिलीवर्ड इन ए.के. गोपालन केस। एक तो इन्होंने जो पहले जो जजमेंट दिए थे कुछ ए.के. गोपालन केस में जो गलत थे वो यहाँ पर हटाए हैं। ठीक है, ए.के. गोपालन केस में याद होगा क्लियरली मेंशन किया था कि अगर प्रोसीजर लिखा गया है और उसके अंतर्गत आपको प्रिवेंशन डिटेंशन दी गई है तो फिर वो माना जाएगा। बट यहाँ पर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हैं। आपका देखा जाएगा कि जो प्रिवेंशन है वो भी लॉफुल तरीके से हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, वहाँ जो लॉ है वो फेयर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 इज ऑफ द वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड एंड इट्स कवर वेराइटी ऑफ राइट। तो यहाँ पर कई सारे राइट्स जो इंप्लीमेंट किए गए, ऐड किए गए थे। तो दोस्त ये है आपका मेनका गांधी केस। इसमें एक चीज और याद रखना, एक तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपने समझ लिया, एक ये गोल्डन ट्राइंगल रूल याद रखना, आर्टिकल 14, 19, 21 इन तीनों को ना एक साथ देखा गया। पहली बार यहाँ पर एक साथ आर्टिकल 14, 19, 21 को एक साथ पढ़ा गया, जो अभी तक अलग अलग पढ़ा जा रहा था। ठीक है, तो ये गोल्डन ट्राइंगल रूल है। अब इसी पर ना एक बेस्ड क्वेश्चन आता है मेनका गांधी केस पर, CAPF 2021 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। इसमें कह रहा है कि इट हैज हेल्ड दैट आर्टिकल 19 और 21 आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट। तो बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया कि गोल्डन रूल माना गया है कि भैया 19, 21 और आपका 14 इन तीनों को एक साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है, दूसरे में कह रहा है कि इट वॉज हेल्ड दैट लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मे नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 19। मतलब सोचो, पहली चीज तो यहाँ स्टेटमेंट में एक बार कुछ और कह रहा है, बी में कुछ और कह रहा है। जब भी दो ऐसे अपोजिट स्टेटमेंट जो बिल्कुल 180 डिग्री बात कर रहे हो तो आंसर समझ लेना उन दोनों में से कोई एक है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि गोल्डन रूल सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, 14, 19, 21। ठीक है, लग रहा होगा कि पॉलिटी की क्लास चल रही है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में गुजरा है, बट यार इतना ज़रूरी है, ध्यान से समझो, इतना पढ़ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चन सिंह केस, अब मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा क्योंकि ये केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चन सिंह केस में क्या है कि ये बच्चन जी जो पर्सन है ना, इन्होंने काफ़ी लोगों की हत्या कर दी थी। ठीक है, एक फैमिली का मर्डर कर दिया था और इनके ऊपर डेथ पेनल्टी इम्पोज हुई थी। तो बस उसी के ऊपर ये केस निकल के आया था कि क्या डेथ पेनल्टी वैलिड है, इंडिया में इतने साल होने के बाद भी डेथ पेनल्टी दी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया डेथ पेनल्टी देने में कुछ गलत नहीं है अगर इंसान ने कुछ ऐसा क्राइम किया हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल मतलब जस्टिफाइड था कि डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, नॉट अनरीजनेबल, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत है। और बस ये यहाँ पर एक चीज़ ऐड हुई थी, आपको भी बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक लॉ ऐड हुआ था। यहाँ पर इम्पैक्ट क्या था इस जजमेंट का, लेइंग डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस फॉर अवॉर्डिंग द डेथ पेनल्टी। ये माना गया था कि डेथ पेनल्टी के लिए ऐसे केसेस में ही डेथ पेनल्टी दी जाए जो बिल्कुल रेयर हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चन सिंह केस में। मिनर्वा मिल्स केस मैंने आपको बता दिया, आगे बढ़ते हैं। मिनर्वा मिल्स केस हो गया आपका। उसके बाद आ जाओ वामन राव। अब वामन राव केस है यहाँ पर, इसको तैयार करते हैं। अब हम पढ़ेंगे वामन राव केस। अब देखो, यहाँ से जितने भी केस आएंगे ना वो मतलब बहुत शॉर्ट है, एक एक की टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, काम हमारा बनता चलेगा। देखो, वामन राव केस में कुछ चीज़ समझ लो। पार्लियामेंट ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपने अमेंडमेंट पावर को बढ़ाने के लिए कई सारे कुछ तरीके ढूंढ रखे थे। अब जैसे एक तरीका था 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में कहा जाता है कि गवर्नमेंट कोई भी लॉ अगर 9th शेड्यूल के अंदर लेकर आती है तो जुडिशरी उसको रिव्यू नहीं कर सकती। पर यहाँ जब जुडिशरी ने भाई मतलब बेसिक स्ट्रक्चर लाकर अपना दिमाग चला दिया तो यहाँ कैसे छोड़ देगी। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर भी जुडिशियल रिव्यू को 9th शेड्यूल के अंदर भी लागू कर दिया जाता है। ये वामन राव केस है जो क्रक्स है, आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ बस वही चीज़ बताई हुई है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, ठीक है, जो भी लॉज लाए जाएंगे 9th शेड्यूल के अंदर वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर भी आएंगे। The various amendment by which addition were made to the 9th schedule after 24 1973 will be valid only if they do not damage the basic structure।
ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डैमेज करेंगे तो रिव्यू होंगे, नहीं करेंगे तो भाई करो अपना बढ़िया से काम, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। शाहबानो केस, आप सबको पता है शाहबानो केस के बारे में, ठीक है। 1985 में आता है, मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स्ड मुस्लिम वाइफ, ठीक है, मुस्लिम वाइफ जो डाइवोर्स होती है उनको मेंटेनेंस देना होगा, तो ये निकल के आता है। अच्छा, शाहबानो पर एक बहुत अच्छी पिक्चर आई है, आपने देखी होगी, हक नाम से। मतलब देखो, आपको इस केस की बारे में पता चलेगा, और आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अगर अच्छी मूवी होती है जिसमें चीज़ें इंफॉर्मेटिव होती है तो देखने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट करने को टाइम इन्वेस्टमेंट ही कह लेते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद डीसी वाधवा केस। अब इसको याद रखना क्योंकि ये आपके सीएपीएफ में पूछा है। डीसी वाधवा केस, बड़ा परेशान होते थे यार आप लोग कि केसेस अगर आ जाएं तो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ मतलब पूरा केसेस की आपको लिस्ट प्रोवाइड हो गई है, ठीक है। अच्छा, केसेस की लिस्ट मैं आपको एंड में भी दूंगा। ये देखो, ये केसेस की जो लिस्ट है अचीव सीएपीएफ के टेलीग्राम चैनल पर मैं डालूंगा। इसमें मतलब एक तरीके से आप कह लो कि जब रिवीजन करना होगा ना तो आप इसे लिस्ट को देखना, आपका कंप्लीट सारा का सारा जो केस है ना वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पर। डीसी वाधवा केस में क्या हो रहा है कि जो गवर्नर हैं वो अपनी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कब यूज करी जाती है? जब दोनों सदन नहीं है, मतलब छुट्टी पर है, ठीक है, दोनों सदन जब नहीं है तो उस समय आपका ऑर्डिनेंस इस्तेमाल किया जाता है लॉज बनाने के लिए। अब इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो बस यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा था। द लैंडमार्क केस ऑफ डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? गवर्नर के किस चीज से ये रिलेटेड था? तो री प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, तो बार बार जो ऑर्डिनेंस को लगाया जा रहा था। अब सोच के देखो कि 1967 से 1981 के दौरान बिहार गवर्नमेंट में 256 ऑर्डिनेंस लेकर आए थे लोग। 256 ऑर्डिनेंस बहुत होते हैं यार, ठीक है। सो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज मेंट फॉर मीटिंग, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में यूज करने वाला एक टूल है ऑर्डिनेंस, जिसे आप गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। चलो, उसके बाद एमसी मेहता केस देख लो। अब मेहता केस आपका एनवायरमेंटल केस है। यहां पर इस केस में है क्या, सिंपल सा समझो कि भाई फंडामेंटल राइट के अंदर ये तो कहा जा रहा है कि आपको हैजार्डस फ्री एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, लोगों को हैजार्डस फ्री एनवायरनमेंट मिलना चाहिए आर्टिकल 21 के अंडर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पर मान लो ऐसा कोई इवेंट हो जाए कि गैस लीक हो जाए, ठीक है, आपको पता होगा 1986 का टाइम पीरियड जब भोपाल गैस लीक हुआ था, उसी से रिलेटेड एक और लीक था, ओलम गैस लीक। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन का जो इस रूल के अंदर, इस जजमेंट के अंदर कंपनसेशन की बात कही थी कि भैया कंपनसेशन मिलना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो ये रूल्स, मैंने तो जो गवर्नमेंट ने कहा था वो सारे रूल्स और रिकमेंडेशन सब किए थे, सारे मेजरमेंट इस्तेमाल किए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो टर्म समझना यहाँ पर। अच्छा देखो, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, प्रिवेंटिंग द इन्फ्रिजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो रिमेडियल स्कोप एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट ऑलरेडी कमिटेड। कुछ मत याद रखो, कंपनसेशन याद रखो बस, ठीक है। उसके बाद ये इंपैक्ट में ये लाइन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना फंस सकते हैं आपको एग्जाम में, और कल आप परेशान हो जाओगे अगर वो कल कहता है कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात किस केस में की गई है, तो मेहता साहब के केस में ये बात की गई है, याद रखना। एब्सोल्यूट लायबिलिटी मतलब नो फॉल्ट लायबिलिटी, मतलब दो लायबिलिटी होती है, एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में अक्सर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जहां जो मान लो गैस कंपनी है, जो मिल्क ऑनर है, वो किसी ना किसी तरीके से उस कंपनसेशन से बच जाते थे, ये कहकर कि सर हमने तो इस्तेमाल किए थे, जो मेजर्स आपने बताए थे, जो पॉइंट्स आपने दिए थे वो सब किया, फिर भी ये मतलब गॉड ऑफ एक्ट बताकर कुछ भी करके ये लोग बच जाते थे। बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में सिंपल कहा है कि कोई एक्सेप्शन नहीं देखा जाएगा, आपको कंपनसेशन देना होगा, ये याद रखना, ठीक है। एमसी मेहता केस। क्योतो होलाहान केस याद रखो, 1992 में आया था आपका, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड केस है, इतना याद रखो, डिटेल में हमें जाना नहीं है, ठीक है। जिसमें जरूरत थी उसमें मैं आपको लेकर गया। इंदिरा साहनी केस सिंपल सा याद रखो, आप जब फंडामेंटल राइट पढ़ते ही हो, आर्टिकल 16 पढ़ते हो, तो वहां पर रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन गवर्नमेंट जॉब, तो मंडल केस इसे कहते हैं। ओबीसी के लिए रिजर्वेशन के ऊपर बेस्ड एक कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट आई थी, उस पर एक केस चला था, वो सारी चीजों पर ये बेस्ड है इंदिरा साहनी केस, याद रखना। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्रीमी लेयर के बारे में पूछ लिया, पूछ रहा है क्रीमी लेयर का जो डिस्कशन था वो कौन से केस में देखने को मिला, तो इंदिरा साहनी केस है, जहां ओबीसी, रिजर्वेशन, क्रीमी लेयर, ये सारी चीजों पर बात होगी, या मंडल कमीशन जब वो कह दे, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, मोहिनी केस। अब मोहिनी केस में कैपिटेशन फी केस,
अब इसमें क्या है कि जो डोनेशन ली जाती है एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में के द्वारा, तो उस पर बेस्ड केस है, उतना काम का है नहीं, बस इतना याद रखो कि डोनेशन बेस्ड केस है। उसके बाद उन्नी कृष्णा केस क्या है, अब यहाँ राइट टू एजुकेशन पर बेस्ड केस है। किसी ने जाकर कह दिया कि भैया जब फंडामेंटल राइट में ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि आपको हर किसी का जो अधिकार है वो पढ़ने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन सबको मिला है, तो फ्री एजुकेशन मतलब हर इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पर एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि देखो हर स्टेट की अपनी लिमिटेशंस है, तो सरकारी जो स्कूल्स होते हैं, जो कॉलेज होते हैं, वो एक स्पेसिफिक लेवल तक ही आपको फ्री एजुकेशन प्राप्त करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहो कि सर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करनी है या मुझे तो रोबोटिक्स करनी है तो मुझे उसकी फ्री एजुकेशन मिले, नहीं, एक लिमिटेशन होगी। अब ये डिपेंड करता है उस स्टेट की कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है, उसकी इनकम कैपेसिटी के ऊपर कि क्या वो मतलब आपको फ्री एजुकेशन आपके ग्रेजुएशन तक प्रोवाइड करा सकता है या नहीं करा सकता। तो इसी पर बेस्ड है ये उन्नी कृष्णन केस। तो इनका कहना था कि भैया फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया ओनली चिल्ड्रन हैव राइट टू फ्री एजुकेशन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14। 14 साल की उम्र तक को ही सिर्फ फ्री एजुकेशन दी जाएगी, उससे ऊपर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और ये डिपेंड करता है, ये मतलब स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेट अगर कैपेबल है तो वो आपको फ्री एजुकेशन दे सकता है, ठीक है। और ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पर 86 अमेंडमेंट एक्ट आता है। द अमेंडमेंट एडेड अ न्यू आर्टिकल ऑफ 21A, राइट टू एजुकेशन को थोड़ा डिटेल में यहाँ डिस्कस किया गया। और आपका RTE एक्ट आता है 2009 का, ये याद रखना। उसके बाद सेकंड जज केस है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, जिसे सेकंड जज केस भी कहते हैं। ये रिलेटेड है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस की, ये याद रखना है। या कोलिजियम सिस्टम से रिलेटेड है। इसे आप जब आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा होगा चैप्टर, तो वहाँ फर्स्ट जज केस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जज केस, तो वो चारों जज केस आपको बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस केशवानंद भारती, गोलकनाथ के बाद अगर कोई एग्जाम में आपका पूछा है तो वो बोम्मई केस है, याद रखना इसको, 3 स्टार मार्क करो। इसलिए नहीं क्योंकि ये वाकई इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन काफी पूछे हैं इस पे। अब ये है क्या, ये मेनली प्रेसिडेंट रूल पर बेस्ड है। अब कई बार सरकार गलत तरीके से प्रेसिडेंट रूल को लगाती है, ठीक है, उसके पीछे का कोई रीजन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जब भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, हम रिव्यू कर सकते हैं, और अगर कोई गलती पाई गई तो इसमें सरकार जो है वो बाध्य होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट पूरी तरीके से इस बर्डन को लाई करेगी कि जो प्रेसिडेंट रूल लगा है वो सही लगना चाहिए, जस्टिफाइड लगना चाहिए, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड आपका CGS 2022 में क्वेश्चन है, SR बोम्मई एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो आपको पता होना चाहिए इट्स बेस्ड ऑन इशूइंग अ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट। अब ये बिल्कुल CAPF में जो आपका वादवा केस था, जो ऑर्डिनेंस बेस्ड ऑन गवर्नर, ऐसा ही ये है हमारा, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक गड़बड़ हो गई थोड़ी सी ना, यहाँ पर ऑर्डिनेंस मैंने बात कर दी, ऑर्डिनेंस नहीं होगा, इशूइंग ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट नहीं, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी पर बेस्ड है SR बोम्मई केस, करेक्ट करना है इसको, ठीक है। देखो मैं कंफ्यूज हो गया, ऐसे कुछ हम भी कंफ्यूज हो सकते हैं, ऑर्डिनेंस वाला वादवा केस था, ठीक है। चलो उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका CISF 2022 में पूछा था कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडजज दैट द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये जुडिशियल रिव्यू की बात कब की गई थी, हमारे SR बोम्मई केस में, याद रखना। अब देखो यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है CDS 2013 में, मतलब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगा इसे देख के। पूछा है कि SR बोम्मई केस में एक चीज को बेसिक स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट किया, एक फीचर जो था उसे बेसिक स्ट्रक्चर में भी ऐड किया गया, वो फीचर कौन सा था। तो याद रखना सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इस केस में SR बोम्मई में सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाया गया था, ये ध्यान में रखना। तो बस यहां पर यही चीज पूछी हुई है, आंसर हमारा B हो गया, सेक्युलरिज्म, करेक्ट। चलो ये चीज हो गई। उसके बाद फाइनल देखो एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव वर्डिक्ट विच डायरेक्ट बियरिंग ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो मतलब इमरजेंसी की बात हो रही है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन यहाँ पर निकल के आते हैं, आंसर इसका SR बोम्मई केस होगा। दिस जजमेंट प्लेस्ड अ चेक ऑन द आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ द पावर अंडर आर्टिकल 356 बाय द सेंटर फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। ये मैंने जो बात आपको बताई, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है यार, इसको भी की मार्क करना है, स्टार मार्क करना, विशाखा केस, विशाखा गाइडलाइंस, विशाखा केस।
ये सेक्सुअल हरासमेंट पर बेस्ड केस है आपका, वर्क प्लेस पर वुमेन्स के साथ जो हरासमेंट होता है उस पर बेस्ड केस है। इतना इसको याद रखो, कौन से आर्टिकल वायलेट हो रहे हैं वो याद रखो। इसकी कुछ गाइडलाइंस है वो अलग से निकाल लेना, उस पर क्वेश्चन आते हैं, वो यहाँ नहीं दिए, वो आपको तैयार करनी है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि विशाखा जो केस था वो किस पर बेस्ड था, सेक्सुअल हरासमेंट इन दी वर्क प्लेस। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो है विशाखा केस पर सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस पर बेस्ड थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विनीत नारायण केस, अब ये सीबीआई को एफिशिएंट और एफिशिएंट वे में काम करने के लिए ऑटोनॉमी देने पर बेस्ड एक केस है। बस इतना याद रखो, ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये उतने रेलेवेंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस नहीं है, बट आपकी बुक में दिए हुए थे तो मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया, ठीक है। तो बस इतना याद रखो, ये वाली लाइन, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं काम का। उसके बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस, पॉलिटिक्स में डीक्रिमिनलाइजेशन से रिलेटेड केस है। सिंपल सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि भैया वोटर हैज़ टू राइट टू नो, वोटर को पूरा जानने का अधिकार है कि उसके प्रतिनिधि के ऊपर कोई केस, क्रिमिनल केस तो नहीं है, तो वो बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो उसके बाद टीएमए पाई फाउंडेशन केस याद रखो, राइट ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो कुछ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके अधिकारों के ऊपर बेस्ड यहाँ पर एक केस है जिसे टीएमए पाई फाउंडेशन केस है। उतना रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, बहुत है हमारे लिए। नवीन जिंदल केस, अब ये हमारा जो फ्लैग है, इंडियन फ्लैग है, उसको फ्लाई करने से बेस्ड केस है नवीन जिंदल केस, इसको याद रखना, अच्छा केस है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग फ्रीली विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट विद द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) क्लॉज है, याद रखना। प्रकाश सिंह केस पुलिस रिफॉर्म पर बेस्ड है, कभी पेपर 2 में पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो प्रकाश सिंह की सर की कुछ गाइडलाइंस है, याद रखना। 7 डायरेक्टिव इन्होंने दिए हैं, निकाल लेना, ठीक है, और वो ऐड कर लेना पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड। तो प्रकाश सिंह केस किस पर बेस्ड है, पुलिस रिफॉर्म पर बेस्ड है, याद रखिएगा। पीएम नागराजन केस आपका रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर एससी एसटीज के प्रमोशन पर बेस्ड है आपका पीएम नागराजन केस, याद करो। मैंने रिजर्वेशन से रिलेटेड 2-3 केस बता दिए। चंपकम दोराई राजन, याद करो मैंने क्या बताया था। इंदिरा साहनी केस, याद करो मैंने क्या बताया था। लिंक करो, ठीक है। अगर कोई पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के अमेंडमेंट पर बेस्ड केस है तो 4-5 जो केसेस हैं पूरे लिंक करो। रिजर्वेशन पर बेस्ड सारे केसेस लिंक करो। कुछ बॉडीज रिफॉर्म पर बेस्ड जो केसेस हैं उनको लिंक करो। ऐसे करके ये सारे केसेस याद रखना, ठीक है। आईआर कोल्हेऊ केस, 9th शेड्यूल बेस्ड जितने भी केस हैं लिंक करो, एक जगह लिख लो, एक बॉक्स में लिख लो। तो ये भी आपका 9th शेड्यूल पर बेस्ड केस है, आईआर कोल्हेऊ केस, ठीक है। यहाँ पर भी वही जुडिशियल रिव्यू को फिर से बताया गया कि भैया जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा अगर 9th शेड्यूल के थ्रू आपने बेसिक स्ट्रक्चर को हनन करने की कोशिश करी, ये यहाँ पर क्लियर किया। देखो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना कीवर्ड याद रखोगे ना, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर। बस एक लाइन जरूरी है काम की हमारे लिए। अब ये अरुणा रामचंद्र शाहनबोग केस, उतना काम का है ही नहीं यार, क्या इसमें मैं बताऊँ आपको। यूथेनेशिया से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर मतलब इसका जो ये जजमेंट है ये भी ध्यान रखना। एक्टिव यूथेनेशिया को मना किया गया कि आप एक्टिवली किसी को मतलब डेथ नहीं दे सकते। पैसिव यूथेनेशिया यानी कि अगर वो किसी मशीन के थ्रू मतलब उस इंसान को जिंदा रखा जा रहा है तो वो मशीन हटाया जा सकता है, पैसिव यूथेनेशिया की जा सकती है। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म पर बेस्ड है, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी केस, काम का उतना है नहीं, ठीक है। लिली थॉमस केस पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन से बेस्ड है, पीछे भी एक केस बताया था। इसमें सीधा कहा गया कि किसी पर भी अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं उसको नहीं लड़ने दिया जाएगा इलेक्शन को। लिली थॉमस केस में किससे रिलेटेड है, देखो मैच करा लेगा, केसेस दे देगा, टॉपिक दे देगा किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये हो गया। टीएसआर सुब्रमण्यम केस किससे रिलेटेड है, आपके सिविल सर्विस रिफॉर्म से। अब देखो रिफॉर्म में कई सारी रिफॉर्म देख लिया आपने, पुलिस रिफॉर्म देख लिया, इलेक्टोरल रिफॉर्म देख लिया, सीबीआई का रिफॉर्म देख लिया, सिविल सर्विस का रिफॉर्म देख लिया, चारों मैच करा देगा, याद रखना, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी केस नालसा, तो इसमें राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, ठीक है। ट्रांसजेंडर के भी अपने कुछ राइट्स हैं, उन पर बेस्ड केस है यहाँ पर, इतना याद रखो। श्रेया सिंगल केस काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, 2-3 क्वेश्चन इससे दिख ही जा रहे हैं यार। रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑनलाइन स्पीच, जो ऑनलाइन स्पीच आप ऑनलाइन देखो एक आईटी एक्ट लेकर आया गया था 2000 सेक्शन 66A, जहां पर पनिशमेंट दी जा रही थी ऑफेंसिव मैसेजेस को लेकर जो कंप्यूटर या कोई भी ऐसे डिवाइस का थ्रू इस्तेमाल करके
अगर कुछ ऐसा ऑफेंसिव मैसेज कर दे तो उसको पनिश किया जा रहा था। तो ये स्ट्रक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 19 के अंदर राइट है लोगों का स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसका हनन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस चीज़ पर बेस्ड है हमारा श्रेया सिंघल केस। इसको याद रखना, ये पूछा गया है पेपर में कई बार क्वेश्चन में। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर रिसेंटली पूछा है आपके एग्जाम में। एक सेकेंड, ये देखो, ये वाला। अब देखो यहाँ एक तरफ गोलकनाथ केस दिया हुआ है, मिनर्वा मिल्स केस दिया हुआ है, इंदिरा साहनी केस दिया हुआ है, श्रेया सिंघल केस दिया हुआ है। कहाँ ये पूछा है आपका CISF 2026 में। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब देखो अगर मैं मैच करने की बात करूँ, ये सारे केस हमने डिस्कस कर लिए, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। श्रेया सिंघल को अभी मैंने पढ़ाया, तो यहाँ पर मैंने अभी बताया एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो यहाँ पर याद रखना कि श्रेया सिंघल किससे बेस्ड है, आपका IT एक्ट 2000 से, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच से मेनली बेस्ड है। तो डी का आपका आंसर निकल के आता है 1, ठीक है। उसके बाद मंडल कमीशन आपका इंदिरा साहनी से पर बेस्ड है। आपको ये चीज़ पता है, मंडल कमीशन इंदिरा साहनी, मैंने अभी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट आएगा, याद करो कौन सा केस आएगा, मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है। फिर उसके बाद गोलकनाथ केस में हमने देखा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट अगर गलत तरीके से अमेंड किया जा रहा है तो उसको मना किया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को। पर यहाँ पर कुछ 1st, 4th, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जजमेंट के कुछ जो है इम्पैक्ट देखने को मिले थे। तो यहाँ हमारा A से 3 मैच हो जाता है। तो ये आपकी मैचिंग है। CISF 2026 में क्वेश्चन पूछा, वही सारे केसेस। देखो ये सारे केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनको याद रखना, ठीक है। चलो फिर से आ जाता हूँ मैं अपने जहाँ हम डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पर है आपका सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस। इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी मतलब आपका 4th जज के केस कहलाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने किसी तरीके से इंटरफेयर करने की कोशिश करी जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया आपके सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। चलो उसके बाद आपका शायरा बानो केस, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी में जो डाइवोर्स दे दिया जाता है, ट्रिपल तलाक केस भी इसे कहा जाता है, उस पर बेस्ड केस है। यहाँ पर नाम याद रखो, बस इतने से काम चल जाएगा हमारा। KS पुट्टुस्वामी केस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस, बहुत नोन केस, आपका राइट टू प्राइवेसी पर बेस्ड केस, ठीक है। आर्टिकल 21, जहाँ पर फंडामेंटल राइट में एक की पॉइंट ऐड किया गया राइट टू प्राइवेसी को लेकर, तो इस पर बेस्ड केस है। इतना ही काम का है, यही एग्जाम में पूछते हैं। CISF 2026 में क्वेश्चन आया था, नॉट करेक्ट पूछा था। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। तो ये बिल्कुल सही है। कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शुरुआत में एक्सप्लिसिटली इस चीज़ को मेंशन नहीं किया था प्राइवेसी का। ये तो KS पुट्टुस्वामी केस है जिसकी वजह से आपका प्राइवेसी ऐड हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन पुट्टुस्वामी जजमेंट ऑफ 2017 रिकॉग्नाइज प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही है। थर्ड कह रहा है कि इशू ऑफ प्राइवेसी कैन ओवरराइड द कंसर्न रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। मैंने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी को कुछ भी ओवरराइड नहीं कर सकता, देश पहले है, बाकी सब कुछ बाद में। 1 और 2 यहाँ पर सही है और 3 गलत है, और गलत पूछा है तो 3 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो उसके बाद इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वुमेन्स एंट्री इन सबरीमाला टेम्पल। इतना याद रखो कि सबरीमाला में वुमेन्स की एंट्री को लेकर एक केस था, उसका नाम ये है बस। उसके बाद जोसेफ सिन्हा केस, ये एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज्ड करने पर बेस्ड है। उसके बाद नवतेज सिंह जोहर केस है, ये होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज्ड करने पर बेस्ड है। उसके बाद एक केस और याद रखना, नाज फाउंडेशन केस, ये भी आपका होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने पर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, इसमें इन्होंने नवजोत सिंह केस नहीं दिया है बट नाज फाउंडेशन दिया है। तो नवजोत सिंह से पहले भी एक केस था जो हाई कोर्ट में चल रहा था, वो ये केस था, ठीक है। ये हमारा CDS 1 2022 में क्वेश्चन पूछा था, आपको ध्यान रखना। उसके बाद M सिद्दीकी केस, अब ये हमारा राम जन्मभूमि पर बेस्ड जो केस चल रहा था सब आपका बाबरी मस्जिद लैंड डिस्प्यूट, तो वो M सिद्दीकी केस है। देखो यार ये उतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है, बस आपको याद रखना है कि वो केस कौन सा था, किस पर बेस्ड था। अनुराधा बशीन केस, इंटरनेट सर्विस जम्मू एंड कश्मीर में सस्पेंड कर दी गई थी, तो उसके ऊपर एक केस चला था जिसे हम अनुराधा बशीन केस बोलते हैं। राम बाबू सिंह ठाकुर केस, अब ये केस हमारा पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर बेस्ड है। ये तीसरा केस है जो पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन पर बेस्ड है, तो तीनों को आपको एक बॉक्स में बनाकर याद रखना है, ठीक है। और हमारा यहाँ पर
फाइनली एक केस है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया केस, बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी। अब यहाँ आरबीआई ने बैन लगा दिया था क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, तो इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए जो अथॉरिटीज़ हैं, तो उसके ऊपर बेस्ड ये केस है। तो यहाँ पर ध्यान रखना क्रिप्टो करेंसी पर बेस्ड केस है। ये आपकी लक्ष्मीकांत में सारे के सारे केसेस दिए हुए हैं। अब कुछ एक दो केस और हैं जिन पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं बट इन्होंने दिए नहीं है, तो आपको इन्हें ऐड कर लेना है। कौन सा केस है? एक लैंडमार्क सुप्रीम जो कोर्ट का जजमेंट था सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, तो ये किससे रिलेटेड है इन्होंने सिंपल सा पूछा है आपसे। कल अगर ये एग्जाम में आया ना सुभाष शर्मा, तो इनका जो केस बेस्ड था ये जुडिशियल रिव्यू पर बेस्ड था, ध्यान में रखना। उसके बाद सीएपीएफ के 2024 में एक इन्होंने परेशान करने के लिए अनूप बर्नवाल का एक केस आपसे डिस्कस किया। याद रखना ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ही हर्ड किया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंतर्गत ही यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था। और इन्होंने नेक्स्ट में कहा कि द जजमेंट ऑफ इन दिस जजमेंट द ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमीशन शैल बी द सेम ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला था। वन आंसर है इसका। मुझे नहीं लगता कि दोबारा ये केस देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे केसेस है, बस वही है कि यूपीएससी का कभी दिमाग खराब होता है तो वो कुछ भी केस पूछ सकती है, तो वो केस ये देखने को मिला था। फाइनली एक और क्वेश्चन सीआईएसएफ 2020 का, जहाँ पर ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केस की डेट भी याद रखो। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे केशवानंद केस है तो आपको याद रखना है ईयर कौन सा है। मिनर्वा मिल्स केस है, ईयर याद रखो। 42nd अमेंडमेंट आपको याद रखना है ईयर कौन सा है। ऐसी चीज़ें आपकी क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पूछी जा सकती है। अब इसका आंसर जो भी स्टूडेंट यहाँ तक जुड़ा हुआ है मुझे बताए कमेंट सेक्शन में आंसर करके, मैं समझ जाऊँगा कि यार आप में से कितने बच्चे सीरियस हैं, ठीक है। ये है आपका पूरा हमारे प्रेडिक्ट द पेपर का 3rd लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ यार इस एक लेक्चरों से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो इस एग्ज़ाम में स्कोर है वो बढ़ रहा होगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यार वो बढ़ रहा है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और यार इतनी मेहनत जो हमारी तरफ से की जाती है उसको आप अपने लाइक से और वीडियो को शेयर करने से बढ़ाएं। मिलते हैं यार फिर अपने एक और वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।